नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर। जी हां, पटना में आज से जेडीयू की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो रही है और इस बैठक को लेकर पार्टी ने भव्य तैयारी की हुई है। पूरे शहर में बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने, राजधानी पटना की ये तस्वीरें। पहले दिन राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है, यानी कि आज से इसकी शुरुआत हो रही है। कल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद दोनों ही की बैठक होगी। पटना के जेडीयू कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में होने वाली इस बैठक की तैयारियों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। दिवसीय बैठक आज से पटना में शुरू हो रही है और इसको लेकर जदयू कार्यालय को किस तरीके से सजाया गया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बैनर पोस्टर सजाए गए हैं। पार्टी के जो झंडे हैं वो चारों तरफ आपको दिख रहे होंगे। नीतीश कुमार की तस्वीर भी आपको दिख रही होगी यहाँ पर कि किस कदर नीतीश कुमार की तस्वीर पार्टी के जो दोनों मुख्य प्रवेश द्वार हैं कार्यालय के वहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा राजधानी में कई जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं। ठीक हमारे सामने एक पोस्टर आपको दिख रहा होगा जिसमें जो दूसरे प्रदेशों के लोग आ रहे हैं उनके स्वागत में इस तरह का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, ये पोस्टर इस नाम से लगाया गया है। और ये जो 2 दिवसीय बैठक हो रही है इसमें भाग लेने के लिए राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है वो पटना पहुंच गए हैं। पहले दिन आज यहाँ पर आज शाम में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसके अलावा कल रविवार को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत की गई है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये सभी बैठक पार्टी प्रदेश कार्यालय के इसी कर्पूरी सभागार में होगी, जो ठीक हमारे सामने कर्पूरी सभागार है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहीं पर यह बैठक आयोजित की जानी है। बैठक में भाग लेने के लिए तमाम जो नेता हैं उनके बीच मंत्रणा का एक दौर भी चला है कल शाम में। बैठक में पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। खासकर पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और जो दूसरे राज्यों में चुनाव होने हैं उनको लेकर मंत्रणा की जानी है। बैठक के ठीक पहले आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक बुलाई गई है इसके ठीक पहले अरुणाचल प्रदेश में जदयू को बड़ा झटका लगा है। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 7 में से 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पहुँचने लगे हैं पार्टी कार्यालय में। हालांकि बैठक जो है वो शाम में आयोजित की जानी है और इस बैठक में अब क्या कुछ निकल कर आता है ये पता चल पाएगा जब आज शाम में और कल जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की जब बैठक होगी उसके बाद। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और ऐसे में ये जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जेडीयू की बैठक में आखिर किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो पार्टी और संगठन के स्तर पर फेरबदल पर सहमति संभव है, जो इस एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा है कि आज जब बैठक होगी तो संगठन में फेरबदल पर सहमति संभव है, ये जाहिर किया जा रहा है। वहीं संगठन विस्तार पर भी बातचीत हो सकती है। चुनाव परिणाम को लेकर भी इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। अनुकूल परिणाम नहीं आने पर चर्चा संभव, एक महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पर यहां पर चर्चा होगी। आगे की सियासी रणनीति को लेकर के भी फैसला संभव है आज जब यह बैठक होगी तब। तो देखिए, आज की इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज जब ये बैठक की शुरुआत होगी तो बैठक में, चूंकि 2 दिनों तक ये महत्वपूर्ण बैठक है, तो किन किन एजेंडों पर बातचीत होने वाली है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, आपसे ही जानना चाहेंगे, आज जब इस बैठक की शुरुआत होगी तो इस बैठक का एजेंडा क्या होने वाला है, क्योंकि कल से लेकर आज तक जेडीयू के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत कुछ बदला है। देखिए विभा, निश्चित तौर पे 2 दिनों की जो बैठक है, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें वो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी जो मुद्दे विधानसभा चुनाव के बाद उभर कर तेजी से सामने आए हैं। जेडीयू की सीट काफ़ी घट गई है, 43 सीटों पे जेडीयू सिमट गया। तो जाहिर सी बात है जेडीयू के लिए बहुत बड़ा झटका विधानसभा चुनाव। भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हों, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू लगातार प्रेशर में है और नीतीश कुमार की छवि फिर से राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हो, इसको लेकर जेडीयू की पूरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में ऐसी रणनीति बनाई जाए जो जेडीयू को फिर से मजबूत करे। और इस वक्त पहले हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। कर्पूरी सभागार में ही 2 दिनों तक बैठक होने वाली है। शाम में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें कल का एजेंडा क्या होगा ये तय हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव में जो
आशा के अनुरूप सीटें नहीं मिली है जेडीयू की, उसको लेकर चर्चा होगी। वजह क्या रही, चिराग पासवान फैक्टर ने कितना नुकसान पहुंचाया, बीजेपी से गठबंधन होने के बावजूद कितना बीजेपी की मदद मिली, ये भी चर्चा होगी। इसके अलावा किन लोगों की भूमिका चुनाव में किस तरीके से रही, क्या कुछ उन्होंने पार्टी के लिए किया, ये तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ में चर्चा इस बात को लेकर भी होगी कि संगठन को फिर से कैसे मजबूत किया जाए और संगठन में किन को मौका दिया जाए जो आने वाले समय में जेडीयू को मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल आनंद, तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। साथ ही संगठन में फेरबदल की बात सामने आ रही है। 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। एक तरफ बीजेपी सहयोगी पार्टी है आपकी, दूसरी तरफ वही सहयोगी पार्टी आपके विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराती है। आप एक तरफ अपने संगठन के विस्तार की बात कर रहे हैं, उससे लेकर ये बैठक करने वाले हैं, दूसरी तरफ आपके विधायक आपसे टूटकर, आपसे निकलकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। देखिए विभा, निश्चित तौर पे आपने महत्वपूर्ण सवाल किया। आपको याद होगा कि आज ही केसी त्यागी का एक बयान भी आ गया है कि गठबंधन धर्म इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जेडीयू को इस बात का मलाल है कि उसके पार्टी के विधायकों को तोड़ लिया गया, और वो भी अगर दूसरे पार्टी में कोई दूसरा पार्टी तोड़ता तो समझ में आता। बिहार में आपके गठबंधन की सरकार है और बीजेपी आपकी सहयोगी पार्टी है और उसी ने आपके विधायकों को तोड़ लिया। भले ही कल नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार ने हल्के में कहकर सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन जेडीयू के कई नेताओं से कल हमने इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जेडीयू के लिए कितना बड़ा झटका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जेडीयू की कोशिश है कि इन तमाम झटकों पर उभर कर आने वाले समय रणनीति क्या हो, इस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही बंगाल चुनाव में जेडीयू ने तय कर लिया है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और इस वक्त बंगाल से ही जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। ये जानना बेहद दिलचस्प है कि जेडीयू बंगाल में किस तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, क्या कुछ कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामाख्या सरकार है। अच्छा, आप बंगाल से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। बिल्कुल, चर्चा ये भी अब तो साफ हो गया है कि जेडीयू भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी बंगाल में। तो जेडीयू की तैयारी कैसी है? इसके पहले आपको मैं बता दूं कि जहां भी जेडीयू ने चुनाव लड़ा है उसे बुरी तरीके से हार मिली है। तो क्या आपको बंगाल में लग रहा है कि सिर्फ नियम पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं कि या फिर कुछ है ताकत आप लोग? सुनिए, इस साल में जो जेडीयू का जो परिस्थिति है, हमारा राज्य का प्रेसिडेंट है अशोक दास। अशोक दास ऐसा लीडर है, वो ग्राम से ग्राम तक, बूथ स्तर तक पहुंच गया। नहीं, बूथ स्तर तक पहुंचना अलग बात है, लेकिन जेडीयू वहां पे 70 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो आपको लगता है कि जेडीयू में इतनी ताकत है कि वो बिहार के बाहर लड़ पाए? वो बहुत ताकत है मेरा जो आपका जो गाठिया बिहार का जो जिला पास बगल में जो गाठियार का जिला है, किशनगंज जिला है, जो पूर्णिया जिला है, उसका बगल में मेरा जिला है, उत्तर दिनाजपुर जिला है। तो बिहार बंगाल के सटे हुए जो लेकिन बिल्कुल आनंद, ये सवाल आज की बैठक में जरूर उठेगा। आज की इस बैठक में ये सवाल जरूर उठेगा कि एक तरफ आप विस्तार की बात कर रहे हैं, क्या अरुणाचल प्रदेश का साइड इफेक्ट आपको बंगाल में नजर आता है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आपको बताते चले कि आज का दिन जो है वो जेडीयू के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तरफ जेडीयू पार्टी विस्तार को लेकर के तमाम तैयारियों में जुटी हुई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। दूसरी तरफ जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले ही अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। अब इस पर भी सियासत बेहद तेज है। अरुणाचल में नीतीश को झटका। नीतीश के 6 विधायक बीजेपी में शामिल। कोई बात नहीं, अभी हम लोगों का मीटिंग है। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड में बड़ी टूट हुई है। जेडीयू के 7 में से 6 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। जेडीयू में टूट अरुणाचल प्रदेश में हुई और हलचल ईटानगर से 1200 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में तेज हो गई। जेडीयू में हुई बड़ी टूट पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता तंज कस रहे हैं और नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। जनता दलियों को देश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा कि क्या जनता दलियों कल भारतीय जनता पार्टी में विलय कर जाएगी या इनकी सोई हुई अंतरात्मा जागेगी। इनके एक एक विधायकों को तोड़ करके जब तक भारतीय जनता पार्टी समूल नष्ट नहीं कर देगी तब तक वो अतिवादता स्वीकार करते रहेंगे। तो मैं समझता हूं जो घटना आज अरुणाचल में घटी है कोई बड़ी बात नहीं, कल को बीजेपी बिहार में भी इसकी पुनरावृत्ति कर दे। और यह देखना अब नीतीश कुमार जी को है कि अपने विधायकों को संभाल के रखें। बीजेपी की नजर उनके विधायकों पर भी है। सहयोगी जनता दल के विधायकों की टूट पर
बीजेपी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रीय कारणों से जेडीयू के विधायक बीजेपी में गए हैं, इसका बिहार में दोनों पार्टियों के संबंधों पर कोई असर नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रीय कारण है जिसके चलते वहाँ के विधायक गए हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम के साथ अटूट गठबंधन है। अरुणाचल प्रदेश में पार्टी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी की बैठक में इस पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अब सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल हो गए। देख रहे हैं, क्या आपकी सहमति थी या पहले से ही ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, सब कोई बात नहीं। अभी हम लोगों का मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वो अलग हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में 2019 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सभी सियासी पंडितों को चौंका दिया था। बीजेपी के बाद जेडीयू अरुणाचल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और सरकार में सहयोगी की भूमिका में भी थी। लेकिन ताजा सियासी उलटफेर के बाद 60 सदस्यीय विधानसभा में अरुणाचल में बीजेपी के 48 विधायक हो गए हैं, जबकि जेडीयू के पास केवल 1 विधायक ही बचे हैं, जिसे विपक्षी नीतीश कुमार को बड़ा झटका बता रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ साकेत कुमार की रिपोर्ट। तो विपक्ष को जेडीयू को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू की टूट के बाद अब बिहार में सियासत इस पर बेहद गर्म है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश को खुला ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सीएम नीतीश साहस का परिचय दें तो वो उनका स्वागत करेंगे। कि साहब, मैंने भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म के साथ जो है घात किया है, और ऐसी हालत में जब नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार के 7 विधायक वहां हैं अरुणाचल की विधानसभा में, और सब लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तो सरकार की समर्थन करने वाली पार्टी को, विधायकों को आप तोड़ रहे हैं, ऐसा कभी गठबंधन में तो सुना नहीं गया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि सिग्नल दे रही है भारतीय जनता पार्टी कि साहब बहुत हो गया, आप अभी तक जो नाज नखड़ा दिखाते रहे हैं उसको हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बीच बड़ी खबर दानापुर से आ रही है, जहां पर दानापुर के तकिया पर से गायब मोनू का शव बरामद कर लिया गया। आलमगंज के पास से गंगा नदी से शव की बरामदगी की गई है। परिजनों ने मोनू के शव की पहचान भी कर ली है। दानापुर के तकिया पर से गायब हुआ था सोनू, जिसके शव की बरामदगी हुई है। आलमगंज के पास गंगा नदी से शव बरामद किया गया है। परिजनों ने मोनू के शव की पहचान भी कर ली है। पिछले 5 दिनों से लोग मोनू जो है वो लापता बताया जा रहा था और परिजनों ने हत्या की आशंका भी जाहिर की थी। अगली खबर सहरसा से, जहां पर बच्चों की लड़ाई के बाद महिलाओं और लड़कियों के बीच जमकर हाथापाई हुई। तस्वीरें आपके सामने है, ये देखिए, ये लड़ाई जहां पर महिलाएं और लड़कियां आपस में एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। आपस में ही ये भिड़ पड़े। बच्चों की लड़ाई से ये मामला बढ़ते हुए बड़ों तक चला गया। ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। घटना सदर थाना क्षेत्र के नया बाजार वार्ड संख्या 2 की है और ये कहा जा रहा है कि छोटी सी बात पर, मामूली सी बात पर बच्चों के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसके बाद बड़े समझाने की जगह, इस विवाद को खत्म करने की जगह आपस में ही उलझ पड़ते हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि मामले में एक पक्ष की ओर से SC/ST थाने में मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने के साथ ही छीनछान का आरोप भी लगाया गया है। सहरसा के बाद दरभंगा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां के कादिराबाद में बीती रात 2 गुटों में आपस में ही झड़प हो गई। यहां भी मामूली विवाद, लेकिन मामूली विवाद किस तरीके से बड़ा हो जाता है उसकी बानगी इन तस्वीरों में नजर आई। 2 गुट आपस में उलझ पड़े, सड़क पर ही संग्राम की स्थिति बन गई। झड़प की सूचना के बाद पुलिस जरूर पहुंची, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई,
लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। हंगामा करने वाले 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और यह कहा जा रहा है कि नीम पोखर निवासी अरविंद कुमार ने कादिराबाद निवासी विनीत शाह की कनपट्टी पर पिस्टल तान दिया था, जिसके बाद कादिराबाद के लोग आक्रोशित हो उठे और इस मामले में किसी पक्ष ने थाने में हालांकि अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। टाइगर देख के आता माला में कहता ही लड़का के मार के जाएंगे, कोई भी बीच में मत बचाओ। उसका बाद भी माला वाला कुछ नहीं बोला। उसका बाद भी यह जो है एक दिन फिर मेरा भाई को पकड़ के मारा, तभी भी कुछ हम लोग नहीं बोले। फिर आज भी फिर पकड़ के मारा। अब फिर अभी पिस्टल है टाइगर देखा है बड़ो समाज में। कौन आया था? सबसे बड़का हीरो कहता कि दरभंगा में वो हम ही है। कौन मारा है? 20 आदमी 25 आदमी टाइगर लेके बवाते रहता। आज हमारा समाज पूरा अपरोध में आ गया। जब तक प्रशासन अरेस्ट नहीं करेगा तब तक हम लोग अनशन में बैठे हुए रहेंगे। 2 पक्षों में विवाद हुआ है, 2 लोग हिरासत में हैं। आवेदन मिलने पे कार्रवाई की जाएगी। लोगों का आरोप है पिस्टल दिखता है। आवेदन मिलने पे कार्रवाई की जाएगी। किसके तरफ से आवेदन चाहते हैं? जो भी पक्ष आवेदन देंगे कार्रवाई होगी। आवेदन प्राप्त आदमी को पकड़ के ले गए हैं क्या? 2 आदमी हिरासत में। सर क्या आधार पर क्या लोग बोल रहे थे? तो आक्रोशित लोगों को कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मामला शांत नहीं होगा। वहीं पुलिस ये कह रही है कि शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। इस साल गोपालगंज में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई। सदर अनुमंडल के माझागढ़, बरौली, सिधवलिया, बैकुंठपुर में सबसे ज्यादा बाढ़ का असर नजर आया। तस्वीरें आपके सामने है। ये तस्वीरें यहां की बर्बादी को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। मिर्जापुर से बरौली के बीच NH 28 की तस्वीर देखिए। कई जगहों पर ये NH टूट चुका है। बाढ़ के खत्म होने के बाद अब इस सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है और इसी वजह से ग्रामीणों ने कई जगहों पर श्रमदान से सड़क को चलने लायक बनाया है। सड़क मरम्मत को लेकर सरकार की बेरुखी की वजह से ग्रामीण बेहद नाराज हैं। गोपालगंज में 2 बार बाढ़ आई और बाढ़ आने के बाद गोपालगंज जिले की जो 6 प्रखंड हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी। और अभी हम बरौली प्रखंड के सिसई गांव में हैं और यहाँ पर देखेंगे कि जो सड़क है यहाँ की सड़कें पूरी तरह से बाढ़ में टूट गई थी और इन सड़कों पर जो परिचालन था वो पूरी तरह से ठप हो गया था। लेकिन अभी जो है ग्रामीणों के सहयोग से इस जो सड़क है उसको मोटरेबल किया गया है। लेकिन जो सड़क है आप देखें कि यहाँ पर जो बाढ़ के बाद जो तबाही का जो मंजर है किस कदर दिखाई दे रहा है। यहाँ जो पेड़ थे वो खड़ गए थे यहाँ पर और कई दिनों तक यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात जो है लोगों को जूझना पड़ रहा था। यहाँ पर कुछ लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी अरुण गुप्ता नाम है। अरुण जी, कौन सी जगह है यहाँ पर क्या क्या दिक्कत हुई थी जब बाढ़ आया था? तो ये सिसई गांव है जो मिर्जापुर से बरौली वाला मुख्य पथ है। इसमें आने जाने के लिए लोगों को 8 किलोमीटर दूरी होकर बाजार करने के लिए जाना पड़ रहा है और कितने भी साइकिल वाले और बाइक वाले गिर चुके हैं। इसमें कई अधिकारी को सूचना भी दिया गया। अब तक इस रोड में काम कोई नहीं शुरू हुआ। तो जब बाढ़ आई थी यहाँ पर तो अभी यहाँ की जो फसलें हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ा और जो लोगों की दिनचर्या उस पर क्या प्रभाव पड़ा? जो फसल पर जो पानी चला गया है, जो पानी लगा हुआ है, किसान उस खेत की को नहीं कर सकते हैं। खेत वैसे छोड़ा गया है, उसका काफी नुकसान भी है। कोई देखने तक सूचना दिया गया है प्रखंड विकास पदाधिकारी को, मगर अब तक कोई उस देखने के लिए भी कोई नहीं आया। लोगों को मुआवजा मिला है? किसानों कुछ नहीं मुआवजा मिला है, ना कोई देखने तक आया है। जाहिर तौर पर देखिए बाढ़ के बाद जो तबाही हुआ था यहाँ पर, तबाही के बाद जो आप देखेंगे सड़कें यहाँ का जो खेतों में जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो गोपालगंज के इस इलाके के लोगों के ऊपर दोहरी मार पड़ी है। बाढ़ के वक्त बाढ़ की विभीषिका से लोग परेशान थे और अब बाढ़ के छटने के बाद भी जो त्रासदी है वो लोगों के खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बात कटिहार की करें तो साल 2017 में बिहार को बंगाल से जोड़ने वाला पुल बाढ़ में टूट चुका था। लोग इस टूटे हुए पुल से ही जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे थे। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि उन्होंने कई बार सांसद और विधायक से इस पुल की मरम्मती की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। टूटे पुल से हो रही परेशानी को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। कटिहार में बिहार बंगाल को जोड़ने वाली ये डर्टियन पुल है जो 2017 के बाढ़ के बिना लीला में पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन उसके बाद कई कवायद हुआ है, अब तक पुल नहीं बन पाया, जिस कारण लोगों को इस पगडंडी के सहारे बिहार बंगाल की दूरी तय करना पड़ता है, जिसपे काफी जोखिम है। स्थानीय लोग इस बारे में कई बार आवाज बुलंद कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई काम इस पर नहीं हुआ। क्या समस्या है, आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से।
कब टूटा था ये पुल? 17 में टूटा है। अच्छा, उसके बाद कभी हुआ है काम क्या? नहीं अभी तो काम नहीं हुआ। आसपास में खाली मिलता है कि हो जाएगा। MP साहब बोलता है कि इस बार करवा देंगे। MP साहब का जितने का 3 साल हो ही जा रहा है, ये अभी तो कोई सुनवाई नहीं। क्या समस्या होता है? जगह आने जाने में बहुत कठिनाई होती है, कभी भी ये दुर्घटना हो सकती है। डाइवर्सन भी बना हुआ, तो देख ही रहे आप लोग जो डाइवर्सन किस रूप से बना हुआ है। इसके पूर्व हम लोग जनप्रतिनिधियों को भी आवेदन दिए हैं और बात भी कांटेक्ट करते तो आश्वासन ही देते थे हो जाएगा, लेकिन इतना सार हो गया। जो हम लोग का वर्तमान सांसद थे वो उस समय मंत्री से सांसद हो गए, लेकिन अभी तक ना सदन में ना कुछ में, और हम लोग का जो विधायक वो भी आवाज़ अभी तक नहीं उठाए। तो हम लोग को यहाँ स्थानीय हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग का पुल बने, और इस बार हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए। लोग अपने स्थानीय विधायक और जो सांसद हैं उनसे कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई निदान नहीं हुआ है। अब लोग चाहते हैं कि कटिहार विधानसभा के जो उप मुख्यमंत्री बने हैं तारकेश्वर प्रसाद इस पर पहल करे, ताकि बिहार बंगाल के ये जो सड़क है ये बन सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो देखिए, ये जो तस्वीर थी, ये चुनाव के वक्त लंबे चौड़े वादों के तौर पर ये वादा किया गया कि यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन आम से खास बन गए विधायक जी से सांसद तक का सफर तय कर लेते हैं लोग, लेकिन गांव वालों की परेशानी जस की तस बनी रहती है। सर्दी के मौसम की बात करें तो बिहार में खास व्यंजन मक्के का विशेष महत्व है। मक्का जिसे लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ पर इसकी चर्चा होती है। चावल, गुड़ और अदरक से बने इस खास व्यंजन को हर कोई बड़ी चाव से खाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पूर्णिया में इन दिनों कई जगह पर लोग इस स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लोगों का कहना है कि ये सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर ठंडा के मौसम में भक्का का विशेष महत्व है और ये भक्का चावल और गुड़ दे के बनाया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे एक महिला है जो भक्का बना रही है। आइए इनसे बात करते हैं कि कैसे वो बनाती है और क्या क्या इसमें डालती है। ये बताइए कि क्या बना रहे हैं आप? भक्का। कैसे बनता है ये भक्का? ऐसे पानी दे करके भाप में बुआल में भक्का होता है, शक्कर दे के मिला के। किस चीज का बनता है? चावल का। अच्छा, ठंडा के मौसम में इसका क्या विशेष महत्व है? शक्कर दे के मिला के बनते हैं। आदमी सब ठंडा के मौसम में गरम दे के खाते हैं। गरीब गुरबा है भक्का बनाते हैं। सोचते हैं कि ठंडा का मौसम में भक्का बनाएंगे, बिकेंगे, सब भाई बंधु लोग खाएंगे। 10 वाला है, 5 वाला है, 15 वाला रहेगा, जैसा जे लेगा वैसा बनाएंगे। जिसको जैसा प्यार लगते है खाने में, वो स्वाद लगते हैं तो वो लेते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि ये भक्का बन रहा है क्या? ये गर्मी ठंडे के मौसम में खास करके बनाया जाता है। हाँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि खाने से लोगों को थोड़ा सा शरीर में गर्माहट की हो जाती है, इसलिए लोग इसका यूज करते हैं। जी, भक्का बनता है आप? हमारे बिहार में सर भक्का का बहुत ज़्यादा महत्व है। आदमी जो है ठंड के मौसम में भक्का खाते हैं। भक्का का बहुत ज़्यादा महत्व है। शक्कर पड़ता है सर उसमें, जिसके कारण से शरीर में गर्मी भी बना रहता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा है? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सही है सर, कोई मिलावट नहीं। ये सर्दी के मौसम में भक्का का विशेष महत्व है। खास करके जो बिहार के लोग हैं वो चावल और गुड़ से बने ये भक्का ठंड के मौसम में ज़्यादा खाते हैं और इससे सेहत भी बनती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।